हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 46 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। Question 5. Describe the four waves in resilience research. Discuss the theoretical models of resilience. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रेजिलियंस रिसर्च के 4 वेव्स एक्सप्लेन करने हैं, मतलब किस तरह से इस कॉन्सेप्ट ने समय के साथ प्रोग्रेस किया, और साथ ही रेजिलियंस के थियोरेटिकल मॉडल्स को डिस्क्राइब करना है जो बताते हैं कि लोग मुश्किलों के बाद कैसे रिकवर करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्ट्रेस, ट्रॉमा या प्रॉब्लम्स के बाद भी खुद को संभालना और आगे बढ़ना। पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये ह्यूमन स्ट्रेंथ्स पर फोकस करता है। रेजिलियंस रिसर्च को समय के साथ 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि लोग एडवर्सिटी के बाद कैसे कोप करते हैं। इसके साथ ही कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स भी बनाए गए हैं जो ये प्रोसेस समझाते हैं। मेन बॉडी। 1. पहली वेव ट्रेट ओरिएंटेड अप्रोच 1950 to 1970। इस वेव में फोकस था उन लोगों के पर्सनल ट्रेट्स पर जो मुश्किलों के बाद भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉर्मन गर्मेजी, माइकल रटर और एमी वनर जैसे रिसर्चर्स ने ऐसे बच्चों पर स्टडी की जो पुअर फैमिलीज से थे पर उन्होंने लाइफ में सक्सेस पाए। इस वेव के मुताबिक रेजिलियंस एक पर्सनैलिटी ट्रेट मानी गई, मतलब कुछ लोग नेचुरली रेजिलियंट होते हैं। एग्जाम्पल, वर्ने की कवाई स्टडी 1955 ने दिखाया कि कुछ बच्चे एडवर्स सिचुएशंस के बावजूद हेल्दी एडल्ट्स बने। यह रेजिलियंस का पहला साइंटिफिक प्रूफ था। 2. दूसरी वेव प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच 1980 to 1990। इस फेज में रिसर्चर्स ने कहा कि रेजिलियंस एक प्रोसेस है, कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं। फोकस गया रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बैलेंस पर। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे सपोर्टिव फैमिली, कोपिंग स्किल्स और कम्युनिटी सपोर्ट रिस्क को कम करते हैं। एन मास्टन ने इसको ऑर्डिनरी मैजिक कहा, मतलब रेजिलियंस नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटी से आती है, ना कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर से। 3. तीसरी वेव मल्टी सिस्टम या इकोलॉजिकल अप्रोच 2000। इस वेव में कहा गया कि रेजिलियंस एक मल्टी सिस्टम प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल सिस्टम सबका रोल होता है। न्यूरोसाइंस और जेनेटिक्स ने दिखाया कि रेजिलियंस ब्रेन फंक्शनिंग और स्ट्रेस रिस्पॉन्स से भी लिंक्ड है। रिसर्चर्स ने इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बनाए जिससे कम्युनिटी लेवल पर रेजिलियंस बढ़ सके। एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर्स के बाद कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स ने दिखाया कि कलेक्टिव सपोर्ट से रेजिलियंस को एनहांस किया जा सकता है। 4. चौथी वेव इंटीग्रेटिव और ग्लोबल अप्रोच 2010 टू प्रेजेंट। इस लेटेस्ट वेव में सब प्रीवियस वेव्स को कंबाइन करके एक ग्लोबल और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया गया। डिजिटल लाइफ, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल चैलेंजेस भी अब रेजिलियंस का पार्ट बन गए हैं। इस वेव का फोकस ट्रांसफॉर्मेटिव रेजिलियंस पर है, मतलब लोग ना सिर्फ रिकवर करें बल्कि ग्रो भी करें। की पॉइंट, रेजिलियंस को अब इंडिविजुअल, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी लेवल पर समझा जा रहा है। थियोरेटिकल मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस। कॉम्पनसेटरी मॉडल। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स डायरेक्टली रिस्क को बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल, फैमिली सपोर्ट पॉवर्टी के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर मॉडल। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स रिस्क के इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, ऑप्टिमिज्म ट्रॉमा के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करता है। चैलेंज मॉडल। थोड़ा स्ट्रेस होने से कोपिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल, छोटी चैलेंजेस फेस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल। समरऑफ एंड चांडलर 1975 के मुताबिक रेजिलियंस एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन है इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच। यह मॉडल्स बताते हैं कि रेजिलियंस सिर्फ एक पर्सनल क्वालिटी नहीं बल्कि एक डायनामिक इंटरैक्शन प्रोसेस है। कंक्लूजन, रेजिलियंस रिसर्च ने एक लॉन्ग जर्नी तय की है, ट्रेड से लेकर ग्लोबल सिस्टम्स तक। आज ये समझा जा चुका है कि रेजिलियंस एक मल्टी लेवल और अडेप्टिव प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। थियोरेटिकल मॉडल्स ने इस अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रांग बनाया है, जिससे प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस डिजाइन करना इजी हुआ है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question.
Question 6. Explain the different approaches to optimism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑप्टिमिज्म के अलग अलग साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को समझाना है। मतलब ये बताना है कि कौन कौन से थियरीज और मॉडल्स ऑप्टिमिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे डिस्पोजिशनल अप्रोच, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल और लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। साथ ही ये भी लिखना है कि ऑप्टिमिज्म मेंटल हेल्थ और बिहेवियर पर कैसे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑप्टिमिज्म एक ऐसी पॉजिटिव सोच है जिसमें इंसान फ्यूचर के लिए अच्छी उम्मीद रखता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और कोपिंग को स्ट्रांग बनाता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स ने ऑप्टिमिज्म को अलग एंगल से स्टडी किया है। कुछ इससे पर्सनालिटी ट्रेट मानते हैं, तो कुछ इसे सीखी हुई सोच, लर्न पैटर्न के रूप में समझाते हैं। ये समझना जरूरी है कि ऑप्टिमिज्म कैसे डेवलप होता है और कैसे ये स्ट्रेस और फेलियर से बचता है। मेन बॉडी। 1. डिस्पोजिशनल अप्रोच टू ऑप्टिमिज्म। डेफिनेशन। डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म एक स्टेबल पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें इंसान नेचुरली पॉजिटिव सोच रखता है। थियरी। शायर और कावर 1985 ने लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट के थ्रू यह कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि ऑप्टिमिस्टिक लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और अपने गोल्स अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली ट्राई करते हैं। फीचर्स। ये एक परमानेंट पर्सनालिटी क्वालिटी होती है। ऑप्टिमिस्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और हेल्दी कोपिंग करते हैं। उनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन और हेल्थ बेटर होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट फेल होने के बाद भी सोचता है कि नेक्स्ट टाइम मैं बेटर कर लूंगा, तो यह डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म है। 2. एक्सप्लेनेटरी स्टाइल अप्रोच, एट्रीब्यूशनल अप्रोच। डेफिनेशन। मार्टिन सेलिगमैन ने ये अप्रोच दी थी जिसमें लोग अपने फेलियर्स और सक्सेसेस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उस पर फोकस किया गया। कॉन्सेप्ट। ऑप्टिमिस्टिक लोग नेगेटिव इवेंट्स को टेम्पररी, स्पेसिफिक और एक्सटर्नल रीजन से समझाते हैं। पेसिमिस्टिक लोग इन्हें परमानेंट, ग्लोबल और इंटरनल कॉजेज से रिलेट करते हैं। इम्पैक्ट। ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल से डिप्रेशन कम होता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। पेसिमिस्टिक स्टाइल से हेल्पलेसनेस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट फेल होने पर कहता है इस बार पढ़ाई कम की थी, तो वो ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन अगर कहता है मैं हमेशा फेल होता हूं, तो वो पेसिमिस्टिक है। 3. लर्न्ड ऑप्टिमिज्म अप्रोच, गिवन बाय मार्टिन सेलिगमैन 1991। कॉन्सेप्ट। इस थियरी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमिज्म सीखा जा सकता है। अगर हम अपनी सोच बदले तो हम पॉजिटिव बन सकते हैं। की आइडियाज। नेगेटिव बिलीफ्स को कॉग्निटिव ट्रेनिंग से बदला जा सकता है। यह लर्न्ड हेल्पलेसनेस थियरी के ऑपोजिट है। एबीसी मॉडल, एडवर्सिटी बिलीफ कॉन्सिक्वेंस का उस करके पेसिमिस्टिक सोच को चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अपनी फेलियर को एक लर्निंग चांस समझने लगता है, तो वो लर्न्ड ऑप्टिमिज्म डेवलप कर रहा है। 4. कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस टू ऑप्टिमिज्म। कॉग्निटिव अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमिज्म एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें लोग पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और नेगेटिव थॉट्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म का लिंक डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स से होता है। यह केमिकल्स मूड और मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन। कॉग्निटिव ट्रेनिंग, माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेज ऑप्टिमिज्म बढ़ाने के इफेक्टिव टूल्स हैं। 5. कल्चरल एंड कंटेक्सचुअल पर्सपेक्टिव्स। कल्चरल इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न कल्चर्स में ऑप्टिमिज्म इंडिविजुअल अचीवमेंट से जुदा होता है, जबकि ईस्टर्न कल्चर्स में ये बैलेंस और एक्सेप्टेंस पर फोकस करता है। कंटेक्सचुअल फैक्टर्स। ऑप्टिमिज्म अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बदल सकता है। पॉजिटिव फैमिली और सोशल सपोर्ट ऑप्टिमिज्म को बढ़ता है। कंक्लूजन। ऑप्टिमिज्म एक मल्टीडायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसे अलग अलग अप्रोचेस जैसे डिस्पोजिशनल, एक्सप्लेनेटरी, लर्न्ड और कॉग्निटिव मॉडल्स के थ्रू समझाया गया है। यह मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन और रेजिलियंस को इम्प्रूव करता है। अगर लोग इससे अपनी लाइफ में डेवलप करें, तो वो स्ट्रेस और चैलेंजेस को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. एक्सप्लेन पॉजिटिव स्कूलिंग, डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन स्कूल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट समझाना है, यानी एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच जो सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट्स पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पर भी फोकस करती है।
साथ ही हमें बताना है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्कूल सिस्टम में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉजिटिव स्कूलिंग एक ऐसा अप्रोच है जो एजुकेशन को होलिस्टिक बनाता है, जिसमें एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ इमोशनल वेलबींग और कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी पर बेस्ड है, जिसका फोकस ह्यूमन स्ट्रेंथ्स और हैप्पीनेस पर होता है। मार्टिन सेलिगमैन और क्रिस्टोफर पीटरसन ने इस आइडिया को पॉपुलर बनाया। इसका मेन गोल है एक ऐसे स्कूल एनवायरनमेंट बनाना जहां स्टूडेंट्स खुशी के साथ सीखें और ग्रो करें। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पॉजिटिव स्कूलिंग। पॉजिटिव स्कूलिंग का मतलब है ऐसी शिक्षा जहां स्टूडेंट के माइंड और हार्ट दोनों डेवलप हों। इस अप्रोच के हिसाब से अगर स्टूडेंट इमोशनली हैप्पी है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सेलिगमैन के परमा मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव स्कूलिंग में पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग और अकम्प्लिशमेंट पर फोकस होता है। टीचर्स यहां सिर्फ नॉलेज देने वाले नहीं बल्कि मोटिवेटर और गाइड की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, काइंडनेस वीक MAN आना या मेडिटेशन सेशंस करवाना, ये सब पॉजिटिव स्कूलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। 2. कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव स्कूलिंग। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच ट्रस्ट और केयर होती है तो लर्निंग ऑटोमेटिक बेटर होती है। ऐसे रिलेशंस मोटिवेशन और क्लास पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ बेस्ड एजुकेशन। हर स्टूडेंट के अंदर कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स होती है, उन्हें पहचानना और डेवलप करना हाई पॉजिटिव स्कूलिंग का मेन पार्ट है। VIA मॉडल के हिसाब से 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स होते हैं, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, ETC। इमोशनल और सोशल लर्निंग, SEL। इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी सीखने से स्टूडेंट स्ट्रेस हैंडल करना और टीम वर्क करना सीखते हैं। कैसल फ्रेमवर्क इस एरिया में बहुत उस होता है। मीनिंग और पर्पस। जब स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई का पर्पस समझ आता है तो उनका इंटरेस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ जाते हैं। 3. एप्लीकेशंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन स्कूल्स। इमोशनल वेलबींग प्रमोट करना। माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस से स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है। माइंडअप और पॉजिटिव एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोग्राम्स इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना। कैरल ड्वेक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि फेलियर भी लर्निंग का पार्ट है। टीचर्स पॉजिटिव फीडबैक देकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। टीचर वेलबींग। जब टीचर्स खुश और मेंटली बैलेंस्ड होते हैं तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होता है। स्ट्रेंथ रिकॉग्निशन और पीयर सपोर्ट टीचर्स के बर्नआउट को कम करता है। कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑनेस्टी, एम्पैथी और रेजिलियंस पर फोकस करते हैं। इससे रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली मैच्योर स्टूडेंट्स बनते हैं। पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट बनाना। हर स्टूडेंट को सेफ और रिस्पेक्टेड फील करवाना पॉजिटिव स्कूलिंग का गोल है। एप्रिशिएशन असेंबलीज और काइंडनेस एक्टिविटीज से स्कूल कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है। 4. बेनिफिट्स और चैलेंजेस। बेनिफिट्स। स्टूडेंट एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। बुलिंग और बिहेवियरल इश्यूज कम होते हैं। रेजिलियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। चैलेंजेस। टीचर्स के पास ट्रेनिंग और टाइम की कमी होती है। एकेडमिक प्रेशर के चक्कर में इमोशनल ग्रोथ इग्नोर हो जाती है। रिसोर्सेज और पॉलिसी सपोर्ट हर स्कूल में अवेलेबल नहीं होती। कंक्लूजन। पॉजिटिव स्कूलिंग एक होलिस्टिक एजुकेशन मॉडल है जो स्टूडेंट्स के एकेडमिक और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करता है। अगर स्कूल्स पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें तो लर्निंग जॉयफुल और मीनिंगफुल दोनों हो जाएगी। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिलकर एक पॉजिटिव कल्चर बना सकते हैं जहां हर बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Discuss the strategies focusing on cognitive and affective processes for managing stress. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सोच, विचार, बिलीफ्स और अफेक्टिव प्रोसेसेस, इमोशंस और फीलिंग्स पर फोकस करती है। मतलब, हम कैसे अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल कर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस एक ऐसी साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिएक्शन है जो तब होती है जब हम किसी सिचुएशन को अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चैलेंजिंग समझते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट हर इंसान के मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव और इफेक्टिव प्रोसेसेस स्ट्रेस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उस पर इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। अगर हम अपने सोच और इमोशंस दोनों को कंट्रोल कर लें तो स्ट्रेस को बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। मेन बॉडी। 1. कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज का मतलब है अपनी सोच और परसेप्शन को बदलना ताकि स्ट्रेस कम हो। यह टेक्निक्स हमें नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव और रैशनल बनाना सिखाती है। ए. कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। एरन बेक के CBT के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अपने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रैशनल थॉट्स से रिप्लेस करते हैं। एग्जाम्पल, मेन एग्जाम फेल हो जाऊंगा के बजाय मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। बी. पॉजिटिव रीअप्रेजल। इसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक लर्निंग या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना सिखाया जाता है। एग्जाम्पल, जॉब छोड़ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का चांस हो सकता है। सी. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। लैज़रस और फोकमान के मॉडल के हिसाब से स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए, फिर सॉल्यूशंस प्लान करके इंप्लीमेंट करने चाहिए। इससे हेल्पलेसनेस कम होती है। डी. माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव अप्रोच। माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव थेरेपी का कॉम्बिनेशन हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है और ओवरथिंकिंग कम करता है। 2. अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इमोशंस को रेगुलेट करने पर फोकस करती है। यह हेल्प करती है स्ट्रेस के इमोशनल इम्पैक्ट को कंट्रोल करने में। ए. इमोशनल रेगुलेशन। इसमें अपने इमोशंस को समझना, एक्सप्रेस करना और उन्हें हेल्दी तरीके से मैनेज करना सीखा जाता है। एग्जाम्पल, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना। बी. रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग और गाइडेड इमेजरी यह बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करते हैं। सी. डेवलपिंग पॉजिटिव इमोशंस। बारबरा फ्रेडरिक्सन्स ब्रॉडन एंड बिल्ड थियरी के मुताबिक पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड और जॉय स्ट्रेस को कम करते हैं और रेजिलियंस बढ़ाते हैं। डी. सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट। दोस्तों और परिवार के इमोशनल सपोर्ट से लोनलीनेस कम होती है और स्ट्रेस हैंडल करना आसान हो जाता है। 3. इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज। जिंदगी में कॉग्निटिव और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज दोनों मिलकर काम करती है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से हम अपनी सोच को बदलते हैं। इमोशनल रेगुलेशन से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। CBT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT और माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR जैसे थेरेपीज इन दोनों को कंबाइन करती है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अगर एग्जाम से घबराता है तो वो अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर सकता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से अपने इमोशंस को शांत कर सकता है। 4. एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ एंड थेरेपी। वर्क प्लेस। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग से जॉब बर्नआउट कम होता है। एजुकेशन। स्टूडेंट्स माइंडफुलनेस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक यूज करके एग्जाम स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं। हेल्थ। क्रॉनिक इलनेस पेशेंट्स के लिए इमोशनल रेगुलेशन और सपोर्ट ग्रुप्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट CBT, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के थ्रू क्लाइंट्स को स्ट्रेस हैंडल करना सिखाते हैं। कंक्लूजन। कॉग्निटिव और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे इफेक्टिव टूल्स है। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस दोनों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना ज्यादा काम और कॉन्फिडेंट तरीके से कर सकते हैं। यह दोनों प्रोसेसेस मिलकर हमें मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस्ड बनाती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।